हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। सो ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आयनेशन इंथैल्पी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं, जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे आयनिक रेडियस के बारे में, सॉरी एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें देखा था कि अलोंग द पीरियड चलने पे कैसे वेरी करता है एंड टॉप टू बॉटम चलने पे, अलोंग द ग्रुप चलने पे कैसे वेरी करता है हमारा एटॉमिक रेडियस। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो हमारा रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है एंड टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसमें कौन सा फैक्टर ये की वजह से हमारा ये रेडियस इंक्रीज कर रहा है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलोंग द पीरियड हमारा क्या होता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। एंड टॉप टू बॉटम चलने पर हमारा सेल नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अलोंग द पीरियड चलेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा साइज छोटा हो जाता है लेफ्ट टू राइट चलने पे, तो इसकी वजह से जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आप लोग को आपकी याद होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। चलो एक हमारा ये ग्रुप नंबर 13 का ये एलिमेंट है, ये सारे, तो इनके बीच में कैसे रेडियस हमारा वेरी करता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे जैसे अभी मैंने देखा कि अलोंग द ग्रुप चलने पे हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा सेल नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो हमारा क्या हो गया, रेडियस भी क्या हो गया, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे वेरी करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा क्या होना चाहिए, बोरोन का कम होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, फिर आपका इंडियम होगा, फिर थैलियम होगा, लेकिन यहाँ पे गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा ना हो कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कंडीशन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन में है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लो, इसमें ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। चलो अब इसका एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, यहाँ पे नियॉन हो गया, 3s2 3p1, ओके। सो इसमें देखो क्या है, यहाँ पे आपका आ गया आर्गन आ गया, एंड 3 यहाँ पे आ गया 3d10 4s2 4p1, ठीक है। चलो इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, अगर आप लिख लोगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्यों इस तरह से इसका वेरी कर रहा है। तो आपको एक्सेप्शन की तरह याद नहीं करना पड़ेगा, आपके पास लॉजिक होगा बताने के लिए कि यहाँ पे इस वजह से हमारा ये वाला वेरी कर रहा है, यहाँ पे ये इसकी वजह से हमारा गैलियम का साइज क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ठीक है। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे तो आपको तो फिर याद ही करना पड़ जाएगा, है ना। 5d10 एंड 4f14 6s2 6p1, ठीक है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें देखो आपका क्या होता है कि यहाँ तक तो सही है कि हमारा सेल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका थर्ड नंबर सेल है, बट यहाँ पे देखो इसमें 3d10 ये आपका यहाँ पे आ जाता है 3d10, जो कि आपका डी जो है आपका पुअर सीलिंग इफेक्ट दिखाता है। इसकी वजह से अगर आपका डी में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और डी का सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, एस का, पी का, देन डी का, देन एफ का, ऐसे हम लोगों ने देखा था सीलिंग इफेक्ट का ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर सेल में हमारा यहाँ पे पी पे इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे देखो डी में क्या है आपका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और डी का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे। इसी की वजह से हमारा क्या आ जाता है, थोड़ा सा ऑर्डर में आपका वेरी कर जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे वेरी कर जाता है, अपोजिट हो जाता है। पूरा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो बोरोन फैमिली है उसमें टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा रेडियस बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे एल्युमिनियम और गैलियम में यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो उसका रीज़न क्या होगा, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, या फिर आप बोल लो डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो एक्चुअल में जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए उसमें ना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गैलियम और एल्युमिनियम में यहाँ पे चेंजिंग आ जाता है। क्लियर हुआ सबको? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस, ठीक है। अब आयनिक रेडियस में आप लोग देख सकते हो, जस्ट एक सेकेंड, हाँ, आयनिक रेडियस से ही नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि हमारा कोई न्यूट्रल गैसेस एटम है वो न्यूट्रल ना होकर आयन के फॉर्म में होगा। अब ये आयन हमारा कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कि ये कौन से टाइप का आयन है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एटम है, उसमें क्या है, हमारा दो तरह से हम लोग उसको आयनाइज कर सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिया उस एटम से, या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें से एटम में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसमें क्या आ जाएगा, उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, मैंने ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि उस एटम पे आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब अगर किसी भी आपके एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ये नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एंड नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सफिशिएंट है, इवन सफिशिएंट से ज़्यादा है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए उससे भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर न्यूट्रल गैसेस एटम है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो वहाँ पर जितना एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन होते हैं। बट आपका क्या होता है, अगर उसमें से क्या करो कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक। एंड नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई भी एटम में होगा पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में मिलेगा आपको। नेगेटिव चार्ज है वो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सेस में है, तो वो आपके ऑर्बिट सेल में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनायन का क्या मतलब है, आपका यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? ये वाला समझ में आया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसको कैटायन बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे ज़्यादा होता है। एंड नेगेटिव चार्ज आता है उसको एनायन बोलते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम लोग आयनिक रेडियस का अगर हम लोग ऑर्डर देखें, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप आयनिक रेडियस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके इन्वर्सली हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, पॉजिटिव चार्ज बोलो या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या हो जाता है, आपका डायरेक्टली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? कि देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, अगर चार्ज का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपका रेडियस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर नेगेटिव चार्ज है यानी कि सेल में है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, आपका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ पे साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों? ठीक है। सेम इसी को आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर इसको आप डायरेक्टली बोल लो कि आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के, ठीक है। ये आपका आयनिक रेडियस।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, Z इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा, साइज सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा सेल नंबर के। तो जनरली हमारा आयनिक रेडियस है तो उसमें हम लोग को चार्ज पे फोकस करना होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज छोटा हो जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? चलो, तो इसी के साथ हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, इससे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, यहाँ पे देखा हुआ है N3- O2- F-, न्यूट्रल एटम भी है और आपके कैटायन भी है, एनायन भी है। तो इस कंडीशन में हम लोग अभी हम लोगों ने सीखा कि नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो खुद ही अरेंज में है। तो अगर नेगेटिव चार्ज, ये तीनों नेगेटिव चार्ज है, अब इसमें देखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज़्यादा ऐड हुए, उसका साइज क्या हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, एंड उतना ही आपका क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे N3- का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद से O2- हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। एंड O2- हो गया, देन आफ्टर आपका F- हो गया। एंड उसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं कि उसके बाद से हम लोग नेगेटिव चार्ज के बाद हमारा साइज का ऑर्डर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं। उसके बाद हम लोग न्यूट्रल वाले एटम भी देखेंगे कि न्यूट्रल वाला होगा तो एज कंपेयर टू कैटायंस वाले से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। क्लियर है? ये वाला हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे देखोगे कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो उसके वजह से हमारा क्या हो गया, चार्ज ये क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया है। तो सेम कंडीशन आप ये नहीं लगाना कि अगर नंबर ऑफ यहाँ पे कैटायन चार्ज बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसका साइज बड़ा होगा, नहीं। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस वाले सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला है, मैग्नीशियम से 2 निकाला है, एल्युमिनियम से 3 निकाला है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम निकालोगे वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो आपका क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इन तीनों में, ठीक है। मैं इन तीनों के कंपेरिजन में बता रही हूँ। तो इसकी वजह से हमारा Na+ का आपका हो जाएगा ऑर्डर में, फिर आपका Mg2+, देन आपका एल्युमिनियम 3+। समझ में आया? तो ये हमारा क्या आ गया, आपका साइज का ऑर्डर आ गया। तो आप पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज में अगर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप लोग ज़्यादा वहाँ पे आपका और साइज बड़ा हो जाएगा। अगर कैटायन में देखोगे तो जितना मिनिमम चार्ज होगा कैटायन का, वो उसका साइज बड़ा होगा। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो ये था हमारा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं कि आपका जो एनायन का जो साइज होता है, एनायन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। देन आपका उसके बाद से क्या आ जाएगा, पेरेंट एटम। पेरेंट एटम जो कि न्यूट्रल होता है, वो उसका साइज हो जाएगा। देन आपका कैटायन का हो जाएगा, ठीक है। तो एनायन में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। पेरेंट एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर है? एंड कैटायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। समझ में आ गया ये वाला? तो कैसे हम लोग आयनिक रेडियस देखते हैं, बस आप लोग को देखना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला ऑर्डर आप लोग अच्छे से लिख लो, इसमें समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली होता है, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली होता है, या फिर Z इफेक्टिव के भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर है? चलो, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही आप समझ जाओ, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, मतलब आयनाइज करना, मतलब कोई भी आपके पास न्यूट्रल गैसेस एटम है, कोई भी आपके पास न्यूट्रल गैसेस एटम है, उसको क्या करना है, आपको आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये न्यूट्रल में है, अब ए है तो ए को हम लोगों ने क्या किया, इसके आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से ये ऐसा कब हुआ, जब हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। वही चीज़ लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से निकालेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ से हम लोग ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी आपके मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होगा, उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग बोलते हैं या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गया? एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। अब एक बात सुनो, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम है, तो वो कोई भी अपने क्या करना पसंद करेगा, वो न्यूट्रल में रहना पसंद करेगा। कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजिली देना पसंद नहीं करेगा। किसको चार्ज पसंद है? किसी को भी चार्ज पसंद नहीं है, या फिर वो चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, किसी को भी पसंद नहीं आता। कोई भी न्यूट्रल स्टेट में ही रहना कोई भी एटम पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको नहीं, जबरदस्ती हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ही है, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा। एनर्जी तो देना होगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, आप लोग देख सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ये पे पॉजिटिव आ जाएगा। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लोग एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एंडोथर्मिक, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग बाहर से एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे नहीं निकलने वाला है। इसमें एनर्जी हम लोग को देना पड़ जाता है। क्लियर हुआ? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? कोई भी आपके पास न्यूट्रल गैसेस एटम है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? चलो, अब आया कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन से कंडीशन में हम लोग इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है, कौन कौन से कंडीशन में ये कि ईजिली निकल जाए, कौन से कंडीशन में ये इसमें एनर्जी ज़्यादा ऐड होगा, तो वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देखोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। अब जेड इफेक्टिव कैसे होगा? अगर जेड इफेक्टिव, इसका मतलब क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यानी कि ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, और हमको इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे आसानी से तो निकलने वाला नहीं है इस सेल से इलेक्ट्रॉन, ये वाला है ना। तो जितना यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लगेगा, उतना ही हम लोग को एनर्जी भी देना पड़ेगा, उतना ही हम लोग एनर्जी इसमें ऐड करेंगे, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता तो ये इजीली निकल जाता, तो हम लोग को एनर्जी भी कम देनी पड़ती। समझ में आया? तो हमारा क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जेड इफेक्टिव के। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग अगर पीरियड में देखें, तो जैसे जैसे लेफ्ट राइट चलने पर हमारा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या होगा कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपके साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, देखो, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होता है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में है। अगर सेकंड ऑर्बिट में तो थोड़ा सा कम देना होगा, थर्ड ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो इसमें कम एनर्जी देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा इसलिए बाहर, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा साइज बड़ा होगा, वैसे वैसे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम कम होते चला जाएगा। क्लियर हुआ सबको? चलो, थर्ड हम लोग पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या है हमारा कि आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। सेम वही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यानी कि आपका न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा होगा, और चार्ज ज़्यादा होगा तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ जाएगा। एंड नेगेटिव होगा यानी नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा, और इजीली हम लोग क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में हम लोग वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, और नेगेटिव चार्ज में जेड साइज आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, ठीक है। चलो, ये तो 3 हो गया।
एंड फोर्थ पॉइंट देखो आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आइंस्टाइन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। अब ये पेनिट्रेशन इफेक्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे ऑर्डर देख लो कि एस का सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, देन आपका क्या आ जाएगा, एफ का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे किसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है किसमें कम है। इसके लिए अगर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि यहाँ पे एन की वैल्यू, एक सेकेंड में इसको क्लीन कर दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू सेम हो एंड l की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। तो उस कंडीशन में हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि आपके पास क्या है, बेरिलियम है और बोरोन है। अब इसमें इनका सबसे पहले क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसमें हम लोग अगर n की वैल्यू देखेंगे तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे l की वैल्यू क्या आ जाएगी, s का क्या होता है, l की वैल्यू 0 होता है एंड p में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो p का l का वैल्यू क्या आता है, l का वैल्यू का मतलब क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे p का आ जाए 1, ठीक है। तो यहाँ पे L से क्या होता है कि S को डिनोट कर रहा है, 1 से क्या आता है P को डिनोट कर रहा है, और S का यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो हमारा ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे आइंस्टाइन एंथैल्पी का में बोरोन की जगह पे बेरिलियम का यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पे देखें। देखो जनरली अगर आप देखोगे कि अगर लेफ्ट राइट जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हमारा आइंस्टाइन एंथैल्पी ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से हमारा बोरोन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका आइंस्टाइन एंथैल्पी क्या हो जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। तो ये चीज़ आप लोग को माइंड में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगर इतना भी समझ में ना आए तो कभी भी आपको कोई भी ऑर्डर दे तो सबसे पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को फैक्टर वो अच्छा उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो आपको ध्यान ना हो, तो सबसे पहले क्या करो, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो 2s1, यहाँ पे क्या आ गया 2s2, यहाँ पे क्या आ गया 2p1 2p2 2p3। मैं बस लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको लिख रही हूँ, ठीक है, बाकी का सबका सेम ही रहता है पहले का 2p4, और यहाँ पे आ गया आपका 2p5, ठीक है। तो इनमें देखो हमें क्या करना है कि जैसे इंथैल्पी यानी ऐसे एनर्जी बताना है कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें से निकालना है, यहाँ पे इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, तो उसको अगर हम लोग इन दोनों में देखेंगे तो हमारा इसका ज़्यादा होगा बेरिलियम का ड्यू टू जेड इफेक्टिव की वजह से। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आपके पास 2p1 है, p वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, और s वाले आपका क्या है फुल्ली फिल्ड है, तो s वाला न्यूक्लियस के पास में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे 2p1 में से। एक तो ये ऐसे समझ सकते हो, दूसरा या फिर पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से हमारा बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है आइंस्टाइन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक। अब इन दोनों में आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेरी करेगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव लिख लो, ठीक है। यहाँ पे भी 2p2 है और यहाँ पे 2p3 है, तो यहाँ पे भी जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा, ठीक। अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो इनमें क्या है कि यहाँ पे 2p3 एंड 2p4 है। अब ये क्या है आपका हाफ फील्ड है, ये क्या है आपका हाफ फील्ड है, और ये आपका क्या है हाफ फील्ड से ज़्यादा है, तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हाफ फील्ड ये क्या है स्टेबल है, ये क्या है आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है, ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका वेरी कर जाएगा आइंस्टाइन एंथैल्पी, ठीक है, बाकी यहाँ पे सेम रहेगा। क्लियर हुआ है यहाँ पे कैसे यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो मतलब ऐसे देखो तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ पे बीच में डिक्रीज भी कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है। तो ये रीज़न आप लोग को कब क्लियर होगा, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगा तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को देख के हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी जो है इन एनी पीरियड, सबसे कोई किसी भी पीरियड में अगर सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा तो वो किसका होगा, इनर्ट गैस का होगा। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा, उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, इनर्ट गैस का, क्योंकि वो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो फुल्ली फिल्ड होता है। वो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, ये फुल्ली फिल्ड होता है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसकी वजह से हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा। क्लियर, चलो सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट है मिनिमम। अब देखो ये तो मैक्सिमम हो गया, अब हम लोग देखेंगे मिनिमम। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन एनी पीरियड में किसका हो जाएगा, अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, जिसमें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम होते हैं, उसको उसका सबसे कम होता है अल्कली मेटल का, सबसे कम हो जाता है, ठीक है। उसमें ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे क्या है, आपका Z इफेक्टिव कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ये इसका मिनिमम हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो कि अब मैक्सिमम, ये तो क्या मैक्सिमम किस में होता है, इनर्ट गैस में होता है, मिनिमम अल्कली मेटल में होता है, एंड मैक्सिमम अब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप ढूंढोगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होता है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का होता है, वो होता है आपका हीलियम का। अब हीलियम का कैसे होता है, देखो एक तो क्या होता है कि साइज सबसे छोटा होता है, इसका साइज आपका देखोगे ना तो इसका साइज क्या होगा, साइज छोटा होने की वजह से ये न्यूक्लियस के पास में होगा, और इसके ये क्या होगा आपका कि इफेक्टिव न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा लग रहा होगा, और इसकी वजह से हमारा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक। चलो एंड चलो अब पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम लोगों ने मैक्सिमम देख लिया, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग मिनिमम भी देख लेते हैं। मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल में किसका हो जाएगा, कोई बताओ, सीजियम का। सीजियम जो कि आपके अल्कली मेटल में आता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, मिनिमम में भी पूरे पीरियोडिक टेबल में उसी वाले फैमिली अल्कली मेटल के फैमिली में ही सीजियम का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है यहाँ पे साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे Z इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा है, एंड मिनिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइज वेरी कर रहा है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। बाकी आपको जब भी आयनाइजेशन एनर्जी देखना हो तो सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, देखते चलो कि उसमें Z इफेक्टिव वेरी कर रहा है, पेनिट्रेशन इफेक्ट वेरी कर रहा है, या फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि चलो अब तो हमारा हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर आपके पास दे दे कि चलो एक ही एटम है, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि कोई भी एटम है आपके पास ए, उसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, रिमूव किया आउट ऑफ सेल में से, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेम ही एटम से, यानी कि अब ए पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, अब उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 1 पॉजिटिव के बाद आपका आ जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक।
फिर हमने क्या किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इसमें से हमने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ए पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब है कि एक लगातार, मतलब सेम ही एटम का हम लोग एक निकाले, फिर दूसरा निकाले, फिर तीसरा निकाले, ठीक है। द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे इंक्रीजेस होता है, अब ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इसको अगर हम लोग, ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हो गया, ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया, सेकंड हो गया, एंड दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा क्या न्यूट्रल गैसेस एटम है, इस पे ये न्यूट्रल है, तो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इससे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव कम लग रहा है। बट जब आपके पास क्या हो कि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है और वो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड उसके बाद से और भी ज़्यादा यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव और ज़्यादा लग रहा है, तो इससे निकालना और मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाला क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का कम होगा एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड, फिर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करके आयनाइजेशन एंथैल्पी 4, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। देखो न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में आपका क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा आ रही है, उस कंडीशन में आपका क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो आउटर मोस्ट के सेल जो है उनके बीच में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है, और अट्रैक्शन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से आप न्यूक्लियस के पास में हमारा सेल चल जाएगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपका और भी मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन वाले से, ठीक है। तो समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आप एग्जाम्पल से एक्सेप्शन है, इसको एग्जाम्पल बोलो, या फिर बोरोन फैमिली का ही है थोड़ा सा, जैसे कि हम लोगों ने देखा रेडियस में भी देखा कि वहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, इसमें भी है, जैसे एंथैल्पी में भी हम लोग बोरोन फैमिली का देख लेते हैं। बोरोन फैमिली, ठीक। तो बोरोन फैमिली में कौन कौन से होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग को ऑर्डर निकालना हो आयनाइजेशन एनर्जी का, तो एक हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, शॉर्टकट है या फिर शॉर्टकट ही है समझो, तो कि इस वाले पे आपका आयनाइजेशन एनर्जी है, एंड यहाँ पे आपका क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे आपका एलिमेंट आ गया। तो हमें क्या करना है, एक डब्ल्यू ड्रॉ करना है। अब डब्ल्यू भी देखो कैसे ड्रॉ करना है, ये डब्ल्यू हो गया, देखो कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा बीच में है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसका वाई एक्सिस पे मैच करती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, ये आपका बोरोन है, ये आपका एल्युमिनियम है, यहाँ पे जितना भी इसका पॉइंट है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम। वो अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस से मैच करेंगे। सबसे पहले कौन आया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आएगा थैलियम आया, फिर आपका यहाँ पे आया गैलियम आया, फिर आपका एल्युमिनियम आएगा, फिर उसके बाद से आपका आएगा इंडियम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब ऑर्डर लिखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर में आ जाएगा, यहाँ पे बोरोन का सबसे ज़्यादा, फिर आपका थैलियम का, देन आपका गैलियम, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद से आपका इंडियम आ जाएगा। क्लियर है, यह हमारा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, डब्ल्यू से याद रखोगे, लेकिन डब्ल्यू कुछ ऐसे लिखोगे, ये वाला जो हो गया, फिर इसको हम लोग छोटा करेंगे, फिर लास्ट वाले ये इस वाले को उससे भी नीचे ले जाएंगे, और इसको इन दोनों के बीच में ले जाएंगे, इन दोनों के बीच में ये वाला जाएगा, इसके और इसके बीच में ये वाला कॉर्नर जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग डब्ल्यू ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप लोग ये वाला फर्स्ट वाला बड़ा कर दो, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऐसे। तो ये हमारा बोरोन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, जो मन करे सो बोल सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस इन दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, एक साइन का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ही आप लोग को समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन आयनाइन एनर्जी में क्या था कि वहाँ पे आयनाइन एंथैल्पी में जो था कि वहाँ पे आयनाइज करना, यानी कि आपको क्या करना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना था। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, ये कह रहा है ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो, तो यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, अब वहाँ पे निकालना था, यही डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि न्यूट्रल है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, तो गैसेस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कितना एनर्जी देंगे। अब इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो इसमें हम लोग क्या करें कि ये कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है, यानी कि वो स्टेबल फॉर्म में कर लेता है तो वो एनर्जी रिलीज कर देता है। कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं पसंद करता है तो उसको हम लोग एनर्जी बाहर से दे के हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या करना है कि कोई भी न्यूट्रल गैसेस एटम है उसमें हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो हमारा क्या बना, A- बना। क्लियर हुआ? चलो, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली एडेड देन एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन देने के बाद अगर वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जस्ट एक सेकेंड, कि आपके पास कोई फ्लोरीन है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, मैं यहाँ लिखती हूँ, फ्लोरीन है, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो वो आपका कन्वर्ट हो गया है F- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्या फुल्ली फिल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है सामने से, तो ये ऑब्वियसली लेगा ना, ये थोड़ी ना मना करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ये क्या किया, एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ गया। अब हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए एटम है, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, A- में कन्वर्ट हो गया, कोई हमारे पास क्या है, बी है, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, -200 जूल। ठीक है, माइनस का क्या मतलब है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि ये क्या कर रहा है, आपका B- में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा क्या आ जाएगा, -400 जूल है। माइनस हमारा क्या बताता है कि हमारा एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी ले, हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज एंड पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करना। क्लियर हुआ? तो हमारा देखो कि अगर जैसे फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ गया आपका, -200 जूल है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है हमारा, कि उसमें पता है कि एनर्जी रिलीज ही करेगा। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या बोलता है, ये नेगेटिव साइन बताता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज ही होगा यहाँ पे। समझे? यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स है कि आपका एनर्जी रिलीज होगा। अब ये एनर्जी रिलीज होगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर लिखोगे, तो यहाँ पे 200 जूल लिख सकते हो आप।
यहाँ पे नेगेटिव लगाने के साइन का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताता है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, और एनर्जी रिलीज कितना हो रहा है 200 जूल। अब वही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं तो वहाँ पे कहता है हम लोग -200 या फिर +200। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव लगाए तो एनर्जी रिलीज हुआ, और यहाँ पे अगर 200 आता है तो हमारा उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। तो ये एक साइन का डिफरेंस आता है इन दोनों में। बाकी ऑलमोस्ट इसका कॉन्सेप्ट एक ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना है, और वो किसी भी कंडीशन में करने को अगर नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है एनर्जी रिलीज कर देगा, अगर नहीं कर पाता है तो हम लोग को बाहर से एनर्जी दे के उसको इलेक्ट्रॉन का ऐड करना होता है। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव है। अगर जितना ये जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका साइज के। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इसका साइज बढ़ा तो ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, मतलब थोड़ा सा बाहर से हमें क्या करना होगा, एनर्जी देना पड़ जाएगा। क्लियर। थर्ड देख लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपके केटायन के डायरेक्टली हो जाएगा। ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही हम इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे, और एनायन के आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, चलो फोर्थ में देखते हैं कि फोर्थ में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनवर्सली हो जाएगा। स्टेबल एक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के इन्वर्सली हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, अगर कोई भी जैसे कि 1s2 2s2 2p6 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करेंगे, तो ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कोई भी लॉस नहीं करना चाहता है, इवन उल्टे में गेन करना चाहता है कि या तो मैं हाफ फिल्ड हो जाऊँ या फिर मैं फुल्ली फिल्ड हो जाऊँ। अगर पहले से इलेक्ट्रॉनिक मतलब फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब इसमें ऐड करना है तो हमारा तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा एनर्जी इसमें बाहर से देना होगा, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है इस कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा अगर स्टेबल क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो। ठीक, चलो तो हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, एक हैलोजन फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। हैलोजन फैमिली में आपके पास हैलोजन में कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एंड आपका क्या आ जाएगा, आपका आयोडीन आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग देखें आपका क्या होगा कि साइज यहाँ पे देख लो, सबसे ज़्यादा सबसे छोटा किसका साइज है, फ्लोरीन का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें जनरल देखें NS2 और NP5, सबके लिए मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा कि ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग इसका फ्लोरीन का क्या है, साइज़ भी छोटा है, ये न्यूक्लियस के पास में है, तो एक्चुअल में जो ऑर्डर है कुछ ऐसा होना चाहिए ना, बट एक्चुअल में ऐसा ना हो कि सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आफ्टर आयोडीन का। अब ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है कि क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। उसका मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है, साइज़ की वजह से। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज़ है, इसका क्या है, स्मॉल साइज़ है, और क्लोरीन का ज़्यादा है। यहाँ पे समझ सकते हो, ये फ्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, आउटर मोस्ट सेल में 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग एडिशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5
6 7। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन इसमें भी करेंगे हम लोग और इसमें भी करेंगे। अब इसका साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगेगा। इसमें साइज बड़ा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इसका आयनिसन एंथैल्पी जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से हमारा क्या हो जाता है, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू साइज फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा फ्लोरीन में, तो हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बट इतना भी कम नहीं होगा कि लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए बस क्लोरीन को डोमिनेट कर देगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आगे आ जाएगा, फ्लोरीन आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सेम अगर आप लोग ऑक्सीजन फैमिली का भी देखोगे तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इनमें क्या होता है कि अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर यहाँ पे टी, फिर देन आपका ऑक्सीजन का। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी सेम ही फैक्टर हुआ है कि साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा अपने ग्रुप में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बट यहाँ पे सेकंड में आया, इसमें लास्ट में क्यों आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा होता है इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पावर भी दिखाया है, बट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से ये स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और ये सबसे पीछे चला जाएगा ऑर्डर में। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने देखा कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी वो रिलीज करता है, नेगेटिव होता है, ठीक। चलो, और हमारा एक सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं या वाह। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है। अब इन दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जो एटम अपने साइड खींचने की टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड, यही बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोल रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू इटसेल्फ, इसका मतलब है कि जो एटम अपने पास में रखने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये जो दो एटम है ना, इसके साइड में थोड़ा सा मतलब सेंटर में ना होके वो इसके साइड में हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोई भी एटम ए है और हमारे पास बी है, इनके बीच में क्या है, ये बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में ना होके हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा जैसे कि बी के साइड में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, बी के साइड में, बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। ए के कंपेरिजन में बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं कि उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक। चलो, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वेरी करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे। तो फर्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड इफेक्टिव के, कि अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आपका क्या करेगा, इन पीरियड में, ये अलॉन्ग द पीरियड की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, ठीक है। एंड सेकेंड में देखो कि आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके इन्वर्सली हो जाएगा, साइज के, सेम साइज बड़ा तो आपका न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पे है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इन ग्रुप, ये हम लोग ग्रुप में देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में ऊपर टॉप टू बॉटम चलोगे तो सेल नंबर इंक्रीज करेगा, साइज बड़ा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड में देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पे वेरी करता है, आपके परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब ये एस कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि हमारा जो हाइब्रिडेशन होता है sp होता है, sp2 होता है एंड sp3 होता है। अब इनमें अगर आप फाइंड आउट करोगे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, तो sp में देखो 50% है एस कैरेक्टर, sp2 में आपका 33% है एंड sp3 में 25% एस कैरेक्टर है,
ठीक है। तो यहाँ पे इस करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलो अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सेम जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने लास्ट में भी लिखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगा, उसकी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू बाकी न्यूट्रल गैसेस एटम्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देख लिया। अब आपको कहोगे कि इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं कि कौन से एटम का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना होता है और कौन से का ज़्यादा होता है, कौन से का कम होता है। इसके लिए एक हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखा है, उसको आप लोग आज के लेक्चर में अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट वैल्यू अगर आप लोग को याद रखना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी वजह से आप लोग याद रख सकते हो कि जैसे कि ये सेकेंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग सोडियम में भी देख सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये थर्ड पीरियड का है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, इनमें हम लोग एग्जैक्ट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करो, लिथियम का वैल्यू याद रख लो, क्योंकि इसका बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। बस आपको इतना याद रखना है। तो इसमें अगर एक याद हो गया तो उसके बाद से आप क्या करोगे कि यहाँ पे इनमें क्या करोगे, जैसे जैसे ना आगे बढ़ोगे 0.5 का एडिशन करते चलो। 1 में 0.5 ऐड करोगे 1.5 आ गया। फिर अगेन इसमें क्या करोगे, 0.5 का एडिशन करोगे आप, यहाँ पे 2 आ गया। फिर अगेन यहाँ पे क्या करोगे, 0.5 का एडिशन करोगे तो यहाँ पे 2.5 आ गया। अगेन आप चलोगे यहाँ पे 0.5 का एडिशन करते चलोगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, यहाँ पे 4 ना होके हमारा क्या आएगा 3.5। ठीक है, और यहाँ पे 4 आएगा। इनमें क्या रहा है, हमने क्या किया, बस 0.5 का एडिशन करते चले गए तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि नाइट्रोजन का 3 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। बस आपको क्या करना है, लिथियम का एक 1 याद रखना है। एंड नीचे वाले में आप देखोगे यहाँ पे इनमें भी कुछ नहीं करना, बस आपका इसको याद रखना है कि इसमें 0, इसका वैल्यू क्या होता है 0.9 होता है। इससे 0.1 माइनस कर दो तो यहाँ पे 0.9 हो गया। ठीक, इसमें आप क्या करोगे, उसमें 0.5 ऐड किया था, यहाँ पे 0.3 का एडिशन करोगे आप, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन आप क्या करोगे कि यहाँ पे 0.3 का एडिशन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। सेम एज इट इज आप 0.3 का एडिशन करते चलोगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये फर्स्ट सेकंड पीरियड में एंड आपका थर्ड पीरियड में सेम आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा एंड 2.7 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कौन कौन से फैक्टर्स पे है एंड एग्जैक्ट वैल्यू पता करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लो, इससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऑर्डर निकाल सकते हो। आपको अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू पता है तो ऑर्डर निकालने में कोई फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप वैल्यू देखो और ऑर्डर लगा दो। ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक है हमारे आज के इस चैप्टर का या फिर इस वीडियो का, बोल लो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये लास्ट टॉपिक है, बस हमारा चैप्टर फिनिश खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा अब हम लोग एसिड और बेसिक नेचर फाइंड आउट करेंगे। कोई भी आपके पास ऑक्साइड दिया हुआ है तो उसका कैसे हम लोग एसिडिक नेचर बताएंगे, कैसे हम लोग उसका बेसिक नेचर बताएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर पॉजिटिव, अगर आपके पास क्या है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई भी कंपाउंड है उस पर क्या है मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे अगर आपके पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके एसिडिक कैरेक्टर का। उसका क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर। इन्वर्स दोनों, अगर कोई कंपाउंड आपका एसिडिक है तो उसका बेसिक कैरेक्टर एकदम कम है, अगर उसका बेसिक नेचर ज़्यादा है तो उसका एसिडिक नेचर कम है। ठीक है, इन्वर्सली होता है दोनों।
ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो वो एसिडिक करेक्ट, वो एसिड होगा एंड वो उसका बेसिक सबसे बेसिसिटी ऑर्डर में वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझोगे इसको तो जैसे कि आपके पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे इसका +2 होगा। कार्बन का देखना है, सेंट्रल एटम यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन का +2 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, +4 आ गया। अब इसमें देखो जिसका ऑक्सीजन स्टेट किसका ज़्यादा है, CO2 का ज़्यादा है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे CO2 का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, आपके पास क्या है, SO2 है और आपके पास क्या है, SO3 है। सिंपल सा देखना है कि इसका ऑक्सीजन स्टेट, अगेन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका +4 हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट, इस सल्फर का यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन स्टेट से देखेंगे जिसका ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लास्ट में हम लोग कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि CrO, फिर CrO2, फिर CrO3। बस आपको मेन इसमें क्या आना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर तो कोई गड़बड़ ही नहीं होगा। यहाँ पे इसका +2 हो गया, यहाँ पे इसका +4 हो गया एंड यहाँ पे इसका +6 हो गया, ठीक है। तो ओ सॉरी, यहाँ पे +6 हो गया तो ये वाला सबसे ज़्यादा, देन आपका यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो एसिड नेचर देखने के लिए हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। तो ये हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि पूरा चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आप लोग को पूरा चैप्टर अच्छे से हर एक इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उस टॉपिक को फिर से मैं बता दूंगी, अगर समझ में ना आया हो तो और एग्जांपल्स के साथ बता दूंगी। बाकी मेरे साइड से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चंस है, मैंने क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कर सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय।